ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक कसाई की जिसने देश के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग यानी इंसानों की तस्करी करने वाले गैंग से पंगा ले लिया। लेकिन उन गुंडों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मामूली से दिखने वाले कसाई का पास्ट क्या है और इसकी असली पहचान क्या है। स्टोरी की शुरुआत होती है माफियाज के एक ऐसे अड्डे से जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलता है। वहाँ ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो या तो मजबूरी में आई हैं या उन्हें जबरदस्ती लाया गया है। हमारा हीरो सैमसन वहाँ एक कस्टमर बनकर जाता है और उनके बॉस से मिलने का इंतजार करता है। जब कोई उसे पानी देने आता है तो सैमसन मौका देखकर उसमें चुपके से कुछ मिला देता है और ध्यान रखता है कि कोई गुंडा उसे देख न ले। थोड़ी देर बाद गुंडे उसे अंदर जाने का इशारा करते हैं। गेट पर उसकी चेकिंग होती है और अचानक मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। गुंडे चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक क्लिप होती है जिससे सैमसन ने अपने पैसे दबा रखे थे। अंदर पहुंचते ही माफिया बॉस उसे बैठने को कहता है और पूछता है कि क्या वो पैसे लाया है। सैमसन पैसे मेज पर रख देता है और कहता है कि उसे वो बच्चा देखना है जिसके लिए वो आया है। बॉस हंसते हुए पूछता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या मोल्डोवा पहली बार आए हो? सैमसन जवाब देता है, हाँ, और घबराहट इसलिए है क्योंकि 1 घंटे के लिए तुम बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो। तभी गुंडे विक्टर नाम के एक छोटे लड़के को लेकर आते हैं। सैमसन उस बच्चे के पास जाने ही वाला होता है कि तभी माफिया बॉस का फोन बज उठता है। फोन पर बात करते ही बॉस के चेहरे सूख जाते हैं। वो तुरंत अपने लड़कों को बोलता है कि बच्चे को वापस कमरे में ले जाओ। वो सैमसन से कहता है, मेरे दोस्त पूरी दुनिया में फैले हैं, यहाँ तक कि उस बच्चे के गाँव में भी। मेरे एक दोस्त ने बताया है कि बच्चे की माँ ने किसी को उसे छुड़ाने के लिए भेजा है। जब सैमसन को लगता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है तो वो पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन माफिया बॉस नहीं मानता क्योंकि अब सैमसन उन सबके चेहरे देख चुका था। अब शुरू होता है असली एक्शन। सैमसन ने जो पानी में मिलाया था वो दरअसल एसिड था। वो उसे पीछे खड़े गुंडे के चेहरे पर फेंक देता है जो उसका गला घोंटने वाला था। फिर सैमसन मेज से चाकू उठाता है और एक एक करके सबको ढेर करने लगता है। उसका चाकू चलाने का अंदाज इतना खतरनाक है कि बंदूक वाले गुंडे भी उसके सामने नहीं टिक पाते। अंदर सबको खत्म करने के बाद सैमसन बाहर आते हुए गुंडों को भी साफ कर देता है। जब सब मारे जाते हैं तो वो बच्चे के पास जाता है, अपनी नकली मूंछ हटाता है और बड़े प्यार से कहता है, डरो मत, तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। वो दोनों कोठी से बाहर निकलते हैं जहाँ सैमसन ने अपनी मोटरसाइकिल छुपाई थी। जाने से पहले सैमसन एक रिमोट दबाता है और उन माफियाज की सारी गाड़ियों में फिट किए हुए बॉम्ब एक साथ फट जाते हैं। इस धमाके में बचे कुछ गुंडे भी मारे जाते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल भागते हैं। अगली सुबह सैमसन के कमरे में फोन की घंटी बजती है। फोन पर एक पुलिस वाला है जो सैमसन को जानता है। वो उसे कहता है, नीचे एक गाड़ी खड़ी है, उसमें चुपचाप बैठ जाओ और याद रखना सैमसन, तुम पर मेरा एक एहसान उधार है। वहाँ उसका दोस्त सेल्विन जो कि एक पुलिस वाला है उस पर बुरी तरह भड़क जाता है। सेल्विन कहता है, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी और तुमने ये क्या कर दिया? सैमसन सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने जो किया बच्चे को बचाने के लिए किया, लेकिन सेल्विन एक कपड़ा हटाता है और जो सामने दिखता है वो दहशत से भरा था। वहाँ ढेर सारे बच्चों की लाशें थीं जो आग में झुलस कर मर चुके थे। असल में सैमसन ने जो गाड़ियों में धमाका किया था उसकी आग पूरी कोठी में फैल गई थी। सैमसन को पता भी नहीं चला कि उसने एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उन दर्जनों मासूम बच्चों की जान ले ली जो वहाँ कैद थे। ये देखकर सैमसन के होश उड़ जाते हैं। वो सदमे में चला जाता है। सेल्विन उसे झाड़ते हुए कहता है, तुम एक फौजी हो, पुलिस वाले नहीं, और ये अफगानिस्तान नहीं है जहाँ तुम कहीं भी बॉम्ब फोड़ दो। मैं तुम्हें जेल तो नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन एक एहसान करो, ये काम छोड़ दो। तुम मीट बेचने का काम करते हो वही करो, ये सब पुलिस पर छोड़ दो। सैमसन टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। इस हादसे के 6 महीने बाद कहानी में एक नए परिवार की एंट्री होती है। अमेरिका से एक मशहूर MMA फाइटर एंड्रू फेडन अपनी पत्नी मोनिका और बेटी बेकी के साथ मोल्डोवा आता है। एंड्रू यहाँ एक फाइट के लिए आया है। एंड्रू अपनी बेटी बेकी की तस्वीरें खींच रहा होता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि एमिली नाम की एक औरत चुपके से बेकी पर नजर रखे हुए है और उसकी फोटोज ले रही है। जैसे ही एंड्रू का परिवार गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकलता है, एमिली उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट नोट कर लेती है और तुरंत किसी को फोन लगाती है। रास्ते में उनकी गाड़ी एक मीट की दुकान के पास से गुजरती है। ये सैमसन की दुकान है। सैमसन ने अब पुराना काम पूरी तरह छोड़ दिया है और एक आम कसाई की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त उसे अब भी चैन से जीने नहीं देता। उसे बार बार उन मासूम बच्चों के झुलसते हुए चेहरे याद आते रहते हैं। उधर होटल पहुंचने के बाद एंड्रू और बेकी अपने कमरे में बैठकर ओपोनेंट फाइटर के वीडियो देख रहे होते हैं। बेकी कहती है कि इंटरनेट का सिग्नल बहुत खराब है और वो फोटोज अपलोड नहीं कर पा रही। एंड्रू उसे बैल्कनी
बालकनी में जाकर सिग्नल चेक करने को कहता है और खुद नहाने चला जाता है। बेकी जैसे ही बालकनी में जाती है वहाँ उसे वही एमिली मिलती है जो उनका पीछा कर रही थी। एमिली उसे बातों में फंसा लेती है और झूठ बोलती है कि सेकंड फ्लोर पर सिग्नल बहुत अच्छा आता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। जब एंड्रू नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि बेकी वहाँ नहीं है, सिर्फ उसका लैपटॉप पड़ा है। वो उसे फोन लगाता है पर फोन नहीं मिलता। मोनिका की भी नींद खुल जाती है पर उसे भी नहीं पता कि बेटी कहाँ गई। एंड्रू घबराकर तुरंत होटल के लॉबी में उसे ढूंढने निकल जाता है। एंड्रू होटल के मैनेजर से मदद मांगता है। मैनेजर तुरंत सिक्योरिटी को बुलाता है, लेकिन तभी एंड्रू को एक लड़की दिखती है जो बिल्कुल बेकी जैसी लग रही थी। वो तेजी से उसके पीछे भागता है पर अफसोस वो कोई और थी। एंड्रू पूरे इलाके में भटकता है, गली गली छान मारता है पर बेकी का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इधर मोल्डोवा की पुलिस हरकत में आती है और हर उस जगह छापेमारी करती है जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलता है। होटल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जाते हैं पर सब बेफायदा। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। हर न्यूज चैनल पर बस यही चलता है, एक्स MMA वर्ल्ड चैंपियन की बेटी गायब। सैमसन भी अपनी दुकान पर बैठा टीवी पर ये खबर देखता है। कुछ ही देर बाद एंड्रयू और मोनिका भटकते हुए सैमसन की मीट शॉप पर पहुंचते हैं। एंड्रयू कहता है, हमें अमेरिकन एम्बेसी के एक बंदे ने बताया है कि यहाँ एक सैमसन नाम का आदमी रहता है जो हमारी बेटी को ढूंढ सकता है। लेकिन सैमसन, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहता है, झूठ बोल देता है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो सैमसन मर चुका है। वो दोनों जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन मोनिका, जो खुद मिलिट्री में रह चुकी है, उसकी नजर सैमसन की पीठ पर बने एक खास टैटू पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई आम कसाई नहीं बल्कि एक एक्स सोल्जर है। वो समझ जाती है कि यही सैमसन है। सैमसन फिर भी इनकार करता है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप देख ही रहे हैं, मैं एक मामूली सा कसाई हूँ। लेकिन एंड्रयू और मोनिका हार मानने वालों में से नहीं थे। मोनिका और एंड्रयू एक बार फिर सैमसन के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर वो उनकी बेटी को ढूंढ दे तो वो उसे मुंह मांगी रकम देंगे। लेकिन सैमसन बड़े ही ठंडे ढंग से मना कर देता है और उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह देता है। असल में पिछले हादसे में जिन बच्चों की जान गई थी उसका सदमा सैमसन अभी तक भूला नहीं है। उनके जाने के बाद सैमसन को फिर से उन मासूम बच्चों की लाशें दिखने लगती हैं जो उसकी गलती से मरे थे। जब वो दुकान बंद करके घर जाने लगता है तो उसका बेटा सेल्विन उससे मिलने आता है। तब हमें पता चलता है कि सेल्विन ही वो बंदा था जिसने अमेरिकन एम्बेसी से एंड्रयू को अपने बाप के पास भेजा था। सेल्विन अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि बड़े बड़े लोग और नेता अपनी गलती छुपाने के लिए उन गुंडों का साथ दे रहे हैं। पर सैमसन फिर भी नहीं मानता। सेल्विन गुस्से में कह देता है, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप बस एक मामूली और बेकार कसाई हो। इस पर सैमसन बिना घबराए कहता है, बेटा तेरे दादा भी कसाई ही थे। इधर एंड्रयू हार नहीं मानता। वो शहर के गंदे इलाकों, क्लब्स और बार में जा जाकर अपनी बेटी की फोटो दिखाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कहती है कि उसके पास खबर है, लेकिन बदले में पैसे मांगती है। पैसा लेकर वो एक बार की तरफ इशारा करती है। एंड्रयू बिना सोचे अंदर घुस जाता है पर ढूंढने पर पता चलता है कि वो औरत पागल थी और सिर्फ पैसे चुराने के लिए झूठ बोल रही थी। जब एंड्रयू वहाँ से निकलने लगता है तो कुछ शराबी गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, तूने ही अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच दिया होगा। यहाँ के माँ बाप अक्सर ऐसा ही करते हैं। ये सुनते ही एंड्रयू का खून खौल उठता है। बार का गार्ड उसे रोकने आता है। एंड्रयू गुस्से में गार्ड को एक जोरदार एल्बो मारता है और उन सब गुंडों पर टूट पड़ता है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि वो एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है, लेकिन अकेले इतने सारे लोगों का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। गुंडे उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह पीटने लगते हैं। एंड्रयू बेहोश होने की हालत में आ जाता है। तभी अचानक बार की सारी लाइट गुल हो जाती है। सब हैरान परेशान होते हैं। तभी अंधेरे से एक अनजान शख्स निकलता है। वो अपनी नाइट विजन गॉगल्स यानी अंधेरे में देखने वाला चश्मा पहनकर लोहे की रॉड से एक एक करके गुंडों को ढेर करने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि सैमसन है। असल में सैमसन घर पर बैठकर पुरानी यादों और शराब में डूबा हुआ था, पर आखिरकार उसका अंतरात्मा जाग उठता है और वो एंड्रयू की मदद करने का फैसला कर लेता है। सैमसन एंड्रयू को बचाकर अपनी मीट शॉप पर ले जाता है और उसके जख्मों पर पट्टी करता है। एंड्रयू पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? सैमसन ठंडा सा जवाब देता है, लोगों को ढूंढना मेरा काम है और इस इलाके में एक लंबे चौड़े अमेरिकन को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। अगली सुबह एंड्रयू और मोनिका पुलिस वाले सेल्विन से मिलते हैं। सेल्विन बताता है कि उन्हें एक सुराग मिला है। उन गुंडों ने शायद बेकी को एक एम्बुलेंस में डालकर किडनैप किया था। उन्होंने बेकी के बाल रंग दिए थे ताकि वो कोई बूढ़ी औरत लगे, इसलिए होटल वालों को शक नहीं हुआ। मोनिका ये सुनकर भड़क जाती है क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं और पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। सेल्विन उन्हें समझाता है कि उन्होंने सैमसन को हायर करके गलती की है। वो बताता है कि सैमसन एक भेड़िया है, कोई डिटेक्टिव नहीं। उसकी पिछली गलती की वजह से बेकी की उम्र के 4 मासूम बच्चे जिंदा जल गए थे। सेल्विन चाहता था कि वो दोनों सिर्फ पुलिस पर भरोसा रखें। वो मानता था कि भले ही पुलिस थोड़ा वक्त ले रही है पर वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन उधर सैमसन ने
अपने ढंग से कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसी रात सैमसन शहर के सबसे बड़े और ताकतवर माफिया बिजनेसमैन बोगडानोव के ठिकाने पर पहुंचता है। सैमसन एक डिलीवरी बॉय का भेस बनाकर वहां जाता है। जैसे ही गार्ड साइन करने के लिए झुकता है, सैमसन अपनी पेन में छुपी हुई जहरीली सुई उसकी गर्दन में चुभा देता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। सीसीटीवी देख रहे गार्ड को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सबको अलर्ट कर देता है। तभी एक गाड़ी तेजी से अंदर घुसती है। गुंडे उस गाड़ी पर तड़ातड़ फायरिंग कर देते हैं, लेकिन जब गाड़ी रुकती है तो पता चलता है कि वो खाली थी। सैमसन ने उस गाड़ी को सिर्फ एक धोखे की तरह इस्तेमाल किया था और वो खुद पीछे के रास्ते से अंदर घुस चुका था। सैमसन अंदर जाकर सीसीटीवी वाले गार्ड को एक बॉम्ब के साथ बांध देता है। जब बाकी गुंडे वहां पहुंचते हैं तो धमाका होता है और सब भटक जाते हैं। इसी बीच सैमसन एक बेहोशी वाला धुआं छोड़कर बोगडानोव को पकड़ लेता है। जब बोगडानोव की आंख खुलती है, वो एक बिस्तर पर बंधा हुआ था। सैमसन ने उसके पेट पर चाकू से एक नाम खोद दिया था, बेकी। सैमसन चिल्लाकर पूछता है, लड़की कहाँ है? बोगडानोव झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता और शायद ये किसी रशियन गैंग का काम है, लेकिन सैमसन उसे धमकी देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने किया है, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और कल तक वो लड़की उसके माँ बाप के पास होनी चाहिए, वरना अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैमसन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो गया नहीं था। वो चुपके से बोगडानोव की बातें सुन रहा होता है। जैसे ही सैमसन जाता है, बोगडानोव तुरंत अपने आदमियों को फोन करता है और गुस्से में कहता है, उस लड़की बेकी और उसे उठाने वाली एमिली दोनों को खत्म कर दो, मामला अब बहुत बिगड़ चुका है। ये सुनते ही सैमसन को कंफर्म हो जाता है कि बोगडानोव झूठ बोल रहा था। वो तुरंत बोगडानोव का फोन हैक कर लेता है। सैमसन को बोगडानोव के फोन से एकी नाम के किसी आदमी का नंबर मिलता है। वो तुरंत अपने बेटे सेल्विन को फोन करता है और उस नंबर की डिटेल्स निकालने को कहता है। सैमसन उसे ये भी कहता है, मैं वापस मैदान में उतर चुका हूँ, जैसा तुम चाहते थे। दूसरी तरफ वास नाम का एक गुंडा एमिली के घर पहुँचता है। उसके हाथ में एक आरी और पेट्रोल होता है। वो एमिली से कहता है कि उस अमेरिकन लड़की को बेचने का प्लान कैंसिल हो गया है, बोगडानोव ने उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया है। एमिली भड़क जाती है। वो कहती है कि ये उनके लिए बहुत बड़े पैसों का सवाल है और बोगडानोव डरपोक हो गया है। वास को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं एमिली और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार देता है। फिर वो पेट्रोल लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ता है जहाँ बेकी कैद थी। थोड़ी देर बाद सैमसन और पुलिस वाले सेल्विन मौके पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसके हाथ में बिल्कुल बेकी जैसा ब्रेसलेट था। पुलिस को शक होता है कि ये बेकी ही है। सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां एंड्रू और मोनिका डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो वही खबर देता है जिसका सबको डर था, वो लाश बेकी की ही है। ये सुनते ही मोनिका टूट जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। एंड्रू का दिल छलनी हो जाता है। गुस्से और दुख में मोनिका सैमसन के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे लगता है कि सैमसन की वजह से ही उनकी बेटी की जान गई है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ सैमसन का बेटा सेल्विन वहाँ रुकता है और अपने बाप को हिम्मत देता है कि ये उनकी गलती नहीं थी। अगली सुबह एंड्रू और मोनिका टूट चुके हैं और अमेरिका वापस जाने की तैयारी करते हैं। उधर सैमसन अपनी दुकान पर अकेला बैठा गम और पछतावे में डूबा हुआ है। सेल्विन उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, पर दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती है। सैमसन गुस्से में उसे भगा देता है और पीछे बैठकर खूब शराब पीने लगता है। उसे पुरानी यादों के दर्दनाक साए फिर से दिखने लगते हैं और वो नशे में वहीं गिर जाता है। जब सैमसन की आंख खुलती है तो देखता है कि बोगडानोव अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया है। बोगडानोव बदला लेना चाहता है क्योंकि सैमसन ने उसके घर घुसकर उसे डराया था और उसके आधे गुंडों को मार दिया था। सैमसन टूट चुका है। वो कहता है, मुझे मार डालो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बोगडानोव उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता। वो उसे तड़पाना चाहता है। उसके गुंडे सैमसन को लोहे की जंजीरों और कोड़ों से बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन इस दर्द के बीच सैमसन का दिमाग अचानक चलने लगता है। वो सारी कड़ियों को जोड़ता है और उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सब एक दिखावा हो सकता है। सैमसन का लड़ाकू मिजाज वापस लौट आता है। वो पलटवार करता है और गुंडों से भिड़ जाता है। एक गुंडा उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी सेल्विन, जो अपने बाप की फिक्र में वापस आया था, वहां पहुंचकर उस गुंडे को मार देता है और अपने बाप की जान बचा लेता है। सैमसन तुरंत बंदूक उठाता है और बाकी गुंडों के साथ साथ बोगडानोव को भी खत्म कर देता है। अब सैमसन के दिमाग में एक ही बात घूम रही है। वो तुरंत बेकी की पुरानी फोटोज निकालता है और उसके हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को गौर से देखने लगता है। सैमसन जब बेकी की फोटोज को ध्यान से देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। बेकी ने वो ब्रेसलेट हमेशा अपने दाएं यानी राइट हाथ में पहना था, लेकिन जो लाश मिली थी उसके बाएं हाथ में ब्रेसलेट था। सैमसन समझ जाता है कि वो लाश बेकी की नहीं थी, बल्कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वो और उसका बेटा तुरंत एयरपोर्ट भागते हैं
जहां एंड्रू और मोनिका निकलने ही वाले होते हैं। सैमसन उन्हें रोकता है और कंफर्म करता है कि क्या बेकी हमेशा राइट हाथ में ही ब्रेसलेट पहनती थी। जब वो हाँ कहते हैं तो सैमसन का शक यकीन में बदल जाता है। वो कहता है बेकी जिंदा है, वो जली हुई लाश किसी और लड़की की थी जिसे तुम्हारी बेटी जैसा दिखाने की कोशिश की गई। एंड्रू और मोनिका को यकीन नहीं आता क्योंकि डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई थी। इस पर सैमसन कहता है इस देश में पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि सच भी। अपनी बात साबित करने के लिए सैमसन उस डॉक्टर को उठा लेता है जिसने रिपोर्ट दी थी। जब डॉक्टर की आंख खुलती है वो जंजीरों से बंधा हुआ था। मोनिका गुस्से में उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो झूठ बोलने लगता है तो मोनिका उसे इतना दर्द देती है कि वो तड़प उठता है। आखिरकार डॉक्टर रोकर सच उगल देता है। स्ट्रो नाम के एक आदमी ने उसे डीएनए रिपोर्ट बदलने के लिए रिश्वत दी थी। सैमसन बताता है कि स्ट्रो एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी है और अब उन्हें तुरंत निकलना होगा। वो अपने बेटे सेल्विन को भी अलर्ट कर देता है। एंड्रू का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो जाने से पहले उस करप्ट डॉक्टर को एक ऐसा मुक्का मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वास और स्ट्रो मजे से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वही डॉक्टर उन्हें फोन करके बताता है। डॉक्टर का फोन आते ही स्ट्रो भड़क जाता है। उसे गुस्सा आता है कि वास का प्लान फ्लॉप हो गया और सैमसन को सच पता चल गया। स्ट्रो कहता है कि अब हमें बेकी को छोड़कर किसी और अमेरिकन लड़की को ढूंढना होगा ताकि उसे शेख को भेजा जा सके, लेकिन वास जिद पर अड़ा है। वो कहता है कि वो सैमसन और बच्ची के माँ बाप का खात्मा कर देगा। स्ट्रो उसे वार्न करता है कुछ भी हो जाए मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, वरना मेरी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उधर सैमसन एंड्रू और मोनिका को एक सेफ हाउस में ले जाता है जो उसके बेटे सेल्विन ने तैयार किया था। सैमसन बताता है कि स्ट्रू कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि मोल्डोवा का डिफेंस मिनिस्टर है। उसका असली काम खुफिया पुलिस को चलाना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करना है। सैमसन उन्हें समझाता है कि स्ट्राउ अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वो एंड्रू और मोनिका के फोन ले लेता है ताकि दुश्मन उन्हें ट्रैक न कर सके और उन दोनों को अपनी हिफाजत के लिए बंदूकें दे देता है। दूसरी तरफ बेकी को शहर से बहुत दूर एक पुरानी फैक्ट्री में कैद रखा गया है जहां चारों तरफ कांटेदार तार और हथियारबंद गार्ड्स हैं। वहां मरीना नाम की एक औरत बेकी को खाना देने आती है। बेकी देखती है कि मरीना ने वही चश्मा पहना है जो उसका था। बेकी को उम्मीद जागती है कि शायद उसका बैग और फोन भी वहीं कहीं होगा। वो मांगने की कोशिश करती है पर मरीना उसे धमकाती है, ये चश्मा अब मेरा है और ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। इधर सैमसन अपने दोस्त सेल्विन से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि बेकी जिंदा है और उसे स्ट्राउ के खिलाफ सबूत चाहिए। सैमसन कहता है पूरी फोर्स में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि स्ट्रो के खुफिया पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। सैमसन को पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। वो सेल्विन से कहता है कि वो अपने बेटे के जरिए उससे कांटेक्ट करेगा। उधर जहाँ बेकी कैद थी, मरीना का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो बेकी को उसका चश्मा वापस कर देती है। तभी बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें गुंडे कुछ और बच्चों को उठाकर लाए थे। मरीना जल्दी में बाहर जाती है पर दरवाजा लॉक करना भूल जाती है। बेकी मौका देखकर डरते डरते बाहर निकलती है। उसे मेज पर एक फोन दिखता है। वो उससे अपने खुद के नंबर पर कॉल करती है ताकि रिंग की आवाज से अपना फोन ढूंढ सके। उसे अपना फोन एक स्टोर रूम में मिल जाता है। बेकी बिना वक्त गवाए अपने पापा को फोन लगाती है। एंड्रू और मोनिका बेटी की आवाज सुनकर रो पड़ते हैं। बेकी कहती है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, पर आप मेरे लैपटॉप से मेरे फोन का सिग्नल ट्रैक कर सकते हो। वो अपने पापा को लोकेशन निकालने का तरीका बताती है। एंड्रू को लैपटॉप पर बेकी की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन तभी गुंडे बेकी के पास पहुंच जाते हैं और उसे फोन रखना पड़ता है। वो फिर से पकड़ी जाती है, लेकिन यहाँ एक भयानक ट्विस्ट आता है। वास दरअसल ये सब देख रहा था। उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा था ताकि बेकी अपने माँ बाप को फोन करे। उसका असली मकसद बेकी को पकड़ना नहीं बल्कि उसके फोन सिग्नल के जरिए एंड्रू, मोनिका और सैमसन का सेफ हाउस पता करना था। वास अपने गुंडों को सेफ हाउस की तरफ भेज देता है ताकि वो सबको खत्म कर दें और वो खुद वहाँ रुकता है बेकी पर नजर रखने के लिए। उधर एंड्रू और मोनिका बिना सैमसन का इंतजार किए अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड्रू और मोनिका ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी रात गाड़ी चलाएंगे। वो रास्ते में ही सैमसन को ये बात बताने का सोचते हैं। उधर सैमसन अपने पुराने हथियार निकालने के लिए एक कब्रिस्तान पहुंचता है जहां उसने बंदूकें दफन कर रखी थीं। वहीं उसका बेटा सेल्विन उसे बताता है कि जिस एकी का नंबर उसने निकाला था वो दरअसल शेख अकील है जो स्ट्रो का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। ये शेख मासूम अमेरिकन लड़कियों को कलेक्ट करने का शौकीन है
और स्ट्रो ने बेकी को उसी के लिए तोहफे के तौर पर किडनैप किया है। तभी एंड्रू का फोन आता है। वो कहता है हमें बेकी की लोकेशन मिल गई है, वो चेया प्रिजन में है और हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। सैमसन तुरंत समझ जाता है कि ये एक जाल है। वो चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन खराब सिग्नल की वजह से बात पूरी नहीं हो पाती और कॉल कट जाता है। सैमसन बिना वक्त गंवाए उनके पीछे निकलता है। अगली सुबह एंड्रू और मोनिका जेल पहुंचते हैं। वो गेट पर खड़े गार्ड को मार गिराते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चारा था। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, वास के दर्जनों गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। वास कोई रहम नहीं खाता है और तुरंत उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन सही वक्त पर सैमसन की एंट्री होती है। वो अपनी भरी बंदूकों से गुंडों पर कहर बनकर टूट पड़ता है और उन सबको ढेर कर देता है। वो ऊपर से छलांग लगाकर एंड्रू और मोनिका के पास पहुंचता है। मोनिका को एक मरे हुए गुंडे के पास से चाबियां मिलती हैं और वो तीनों बिना देर किए जेल के अंदर भागते हैं। तीनों टनल के रास्ते अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जो दूर से बेकी जैसी लग रही थी, पर वो तान्या थी। तान्या भी उन्हीं की तरह कैद थी और वो उनसे मदद मांगती है। मोनिका तुरंत उसकी हथकड़ियां खोल देती है और तान्या उन्हें बेकी का रास्ता दिखाने लगती है। इधर वास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एंड्रू और मोनिका इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे, और ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कसाई यानी सैमसन भी उनके साथ होगा। ऊपर से उन्होंने तान्या को छुड़ा लिया था, जो वास के लिए पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया थी। वो अपने गुंडों को चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि उन तीनों को मार डालो और तान्या को वापस लेकर आओ। रास्ते में गुंडे उन पर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी सैमसन अपना दिमाग चलाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है। धुएं का फायदा उठाकर वो उन सब गुंडों को ढेर कर देता है। वास सीसीटीवी पर ये सब देखकर पागल हो रहा था। वो अपने बाकी बचे गुंडों को गाड़ियों में भेजता है ताकि वो सैमसन को घेर सकें, लेकिन सैमसन भी पूरी तैयारी से आया था। वो अपने बैग से एक बजूका निकालता है और सामने आती हुई गाड़ी को उड़ा देता है। एंड्रू और मोनिका भी पीछे नहीं रहते और बाकी बची गाड़ियों पर ग्रेनेड फेंकने लगते हैं। इसी बीच स्ट्रो की हालत खराब हो रही है। यूएस सरकार का दबाव बढ़ रहा है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। वो वास को फोन करके धमकी देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर तुमने उन्हें नहीं रोका तो मैं खुद मैदान में उतरूंगा और सबको खत्म कर दूंगा। स्ट्रो की धमकी ने वास की हालत खराब कर दी है। अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, वरना स्ट्रो उसे भी मार डालेगा। वास अब एक नया और गंदा खेल खेलता है। वास अपने सारे गुंडों को वापस बुला लेता है और रास्ता बंद कर देता है। वो अपने कुछ निशानेबाजों यानी स्नाइपर्स को पहाड़ी पर तैनात कर देता है ताकि वो ऊपर से नजर रख सकें। सैमसन समझ जाता है कि दुश्मन अचानक पीछे हटा है तो जरूर कोई बड़ी साजिश है। तभी वास एंड्रू को फोन करता है और एक शर्त रखता है, अगर तुम तान्या को वापस हमारे हवाले कर दो तो मैं बेकी को छोड़ दूंगा। तान्या ये सुनकर डर जाती है और रोने लगती है। वो वापस उन दरिंदों के पास नहीं जाना चाहती। सैमसन वार्न करता है कि वास पर भरोसा करना मौत को बुलावा देना है, लेकिन वास अब इमोशनल टॉर्चर शुरू करता है। वो फोन पर बेकी की चीखें सुनवाता है। बेकी दर्द से चिल्ला रही होती है, जिसे सुनकर मोनिका का दिल फट जाता है और वो रोने लगती है। वास यहीं नहीं रुकता। वो शर्त रखता है कि सैमसन को एक ऐसी जगह जाकर खड़ा होना होगा जहां से वो सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे, वरना डील खत्म। एक पल के लिए मोनिका इतनी मजबूर हो जाती है कि वो तान्या से जाने को कहती है ताकि उसकी बेटी बच जाए, लेकिन तान्या रोते हुए बताती है कि मुझे मत भेजो, मैंने पहले ही अपनी बहन को खो दिया है, वही लड़की जिसे इन लोगों ने जलाकर मारा था ताकि वो बेकी लगे। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अब मामला सिर्फ बेकी को बचाने का नहीं, बल्कि उस मासूम लड़की का बदला लेने का भी बन गया है। असल में वास ने सैमसन को खुले मैदान में इसलिए बुलाया था ताकि स्नाइपर्स उसे मार सकें। एंड्रू और मोनिका को तान्या की कहानी सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर तभी सैमसन को ऊपर पहाड़ी पर स्नाइपर्स दिख जाते हैं। सैमसन तुरंत एक प्लान बनाता है और तान्या से पूछता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? सैमसन वास को फोन करके कहता है कि वो डील के लिए तैयार है। प्लान के मुताबिक मरीना बेकी को लेकर आती है और इधर से तान्या को भेजा जाता है। सैमसन वैसा ही करता है जैसा वास ने कहा था। वो कैमरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वास को लगे कि सैमसन फंस गया है। जैसे ही बेकी अपने माँ बाप के पास पहुंचती है, वास अपने स्नाइपर्स को ऑर्डर देता है, इन सबको खत्म कर दो। लेकिन अचानक वो दोनों स्नाइपर्स खुद ऊपर से गिरकर मर जाते हैं। वास हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब सैमसन कैमरा के सामने खड़ा है तो स्नाइपर्स को किसने मारा। तभी सैमसन असलियत बताता है। उसने सीसीटीवी कैमरा में एक चिप लगा दी थी, जिसकी वजह से स्क्रीन पर पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। जब वास स्क्रीन पर सैमसन को खड़ा देख रहा था, सैमसन असल में वहाँ से निकलकर स्नाइपर्स को ढेर कर चुका था। गुस्से में पागल वास अपने बाकी गुंडों को हमला करने बोलता है, लेकिन तभी वहाँ मोल्डोवा की पुलिस और सेल्विन की टीम पहुँच जाती है। सैमसन ने पहले ही
पुलिस को खबर कर दी थी। सारे गुंडे पकड़े जाते हैं। वास अब भी हार नहीं मानता और तान्या को मारने के लिए बढ़ता है, पर तान्या पहले ही सैमसन की दी हुई बंदूक निकाल लेती है और वास को गोलियों से छलनी कर देती है। मरीना, जो ये सब देख रही थी, तान्या को गले लगा लेती है क्योंकि वो उसका दर्द समझती थी। एंड्रू, मोनिका और बेकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो अब हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। सैमसन ने तान्या और बेकी को बचाकर अपने अतीत की गलती सुधार ली है। अब उसे वो पुराने डरावने साए नहीं दिखते। अगले दिन एंड्रू का परिवार अमेरिका निकल जाता है। उधर स्ट्रो, वहीं डिफेंस मिनिस्टर, एक चर्च में अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है। वो कहता है, भगवान मुझे माफ कर देना। तभी पर्दा हटता है और सामने सैमसन होता है, जो कहता है, भगवान माफ कर देगा पर मैं नहीं। और वो वहीं स्ट्राउ को खत्म कर देता है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में इस गन इमोजी की बारिश कर दो।